नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 24 नवंबर की और दिन है शुक्रवार का। दोस्तों, आज इस खास एपिसोड में आपको बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस एपिसोड में आपको इन 5 जवानों की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे, तो इस एपिसोड को अंत तक सुनिए। फिलहाल वक्त है सुर्खियों का। चीन में तेजी से फैल रही रहस्यमयी बीमारी को लेकर देश में अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने कही अहम बात। कोरोना काल में किया टेस्ट किट और दवाओं का दुरुपयोग। पुणे पुलिस ने स्वास्थ्य अधिकारी और 2 अन्य के खिलाफ दर्ज किया केस। विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान भारत में के बढ़ते साझेदारी पर दिया जोर। जापान को बताया करीबी सहयोगी। इमरान खान से 4 दिन और पूछताछ करेगी पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी निकाय, कोर्ट ने दिया आदेश। गाजा युद्ध कम से कम अभी 2 महीने और रहेगा जारी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दी इसकी जानकारी। भारत में डिजिटल करेंसी में तेजी दिखी है। यूपीआई से डिजिटल करेंसी कैसे अलग है, इसके बारे में भी आपको इस एपिसोड में बताएंगे। वहीं शिक्षा मंत्रालय में 39 कंसल्टेंट की संविदा भर्ती के लिए आवेदन निकले हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वहीं मनोरंजन जगत में आपको बताएंगे एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जो कि सोशल मीडिया क्वीन है, जिनकी बिग बॉस में एंट्री होने वाली है। इससे पहले वो मुनव्वर फारूकी के साथ भी कंट्रोवर्सी में रह चुकी हैं। वहीं खेल जगत में आईपीएल 2024 से पहले सीएसके को बड़ा झटका लगा है। धोनी की टीम के एक स्टार ऑलराउंडर इस सीजन में नहीं खेलेंगे। वो कौन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। ड्रैगन सहित पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि चीन में एक अलग तरह की बीमारी के मामले सामने आने लगे। ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। इसके मामले उत्तरी चीन में देखे गए। हालांकि भारत सरकार चीनी बच्चों में फैल रहे H9N2 के मामलों के प्रकोप पर बारीकी से अपनी नजर रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय चीन में बच्चों में फैल रहे H9N2 के प्रकोप और श्वसन संबंधी बीमारियों के समूह पर अपनी करीबी नजर बनाए हुए है। बकौल स्वास्थ्य मंत्रालय, चीन में रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को जोखिम कम है। बता दें कि भारत चीन में इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए तैयार है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पुणे पुलिस ने 2021 में महामारी के दौरान एक नागरिक संचालित अस्पताल के लिए कोविड-19 परीक्षण किट, दवाओं और सैनिटाइजर का कथित रूप से दुरुपयोग करने और उन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए निजी प्रयोगशालाओं को बेचने के लिए एक पूर्व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी। वारजे मारवाड़ी पुलिस ने गुरुवार को पुणे नगर निगम के पूर्व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष भारती, डॉक्टर अरुणा तारणे और डॉक्टर ऋषिकेश गार्डी के खिलाफ धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, धारा 406 यानी कि आपराधिक विश्वासघात और धारा 465 यानी कि जालसाजी और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में 6ठे भारत जापान इंडो पैसिफिक फोरम में बोलते हुए हाल के कुछ सालों में लगातार बढ़ती भारत जापान साझेदारी पर प्रकाश डाला है। ये क्वाड आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी जैसी व्यवस्थाओं में परिलक्षित होता है। जयशंकर ने 16 नवंबर को आयोजित मंच पर कहा कि हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जैसे बहुपक्षीय पहल में भी शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री ने एक विश्वसनीय और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इन व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण बताया। विदेशी खबरों की बात करें तो इजराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम शुक्रवार से शुरू होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़े समय के विराम के बाद कम से कम 2 महीने तक तीव्रता के साथ लड़ाई फिर से शुरू होगी। इसकी जानकारी द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दी गई। लड़ाई में शांत होने से पहले इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गुरुवार को कहा कि एक बार हमास के साथ संक्षिप्त अस्थायी संघर्ष विराम समाप्त हो जाएगा तो सैन्य अभियान कम से कम 2 और महीने के लिए तीव्रता के साथ फिर से शुरू होगा। गैलेंट ने नौसेना की शायद 13 एलीट कमांडो यूनिट के सैनिकों से कहा कि आने वाले दिनों में आप जो देखेंगे वो सबसे पहले बंधकों की रिहाई है। ये राहत अल्पकालिक होगी। हालांकि अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल करेंसी की। देखिए, भारत में डिजिटल करेंसी या फिर ई-रुपए का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब तक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई सहित 13 बैंक डिजिटल करेंसी का वितरण शुरू कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है और ये यूपीआई से कैसे अलग है।
डिजिटल करेंसी आपके बैंक नोट का ही डिजिटल स्वरूप है। इसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC है। ये करेंसी नोट का डिजिटल फॉर्म है जिसे RBI जारी करता है। बैंक नोट भी रिजर्व बैंक ही जारी करता है। जिस तरह से हम किसी दुकान पर सामान लेते हैं और उसके लिए बैंक नोट देते हैं, उसी तरह ₹रुपया भी देंगे अब, लेकिन इसे डिजिटल तरीके से दिया जाएगा यानी कि आपके मोबाइल से। अब ये काम कैसे करता है वो भी जानिए। अभी खुदरा और थोक लेन देन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंकों के जरिए डिजिटल रुपया वितरित किया जा रहा है। RBI ने टोकन बनाया है और पायलट प्रोग्राम के तहत चुने गए बैंकों को ये टोकन जारी किए गए हैं। अब तक 13 बैंक 26 जगहों पर खुदरा लेन देन के लिए कुछ ग्राहकों को टोकन दे चुके हैं। अगर आपको टोकन मिलता है तो आपको पहले ऐप का इस्तेमाल करते हुए इसे डिजिटल वॉलेट में स्टोर करना होगा। इसके बाद आप इसे लेन देन कर सकते हैं। लेन देन कैसे होगा वो भी जानिए। अभी हम दुकानदार को नोट के बदले पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करते हैं। इसी तरह से हम नोट के बदले अपने खाते से ₹रुपया दे सकते हैं। व्यक्तियों को भी नोट की जगह पर रुपए का लेन देन किया जा सकता है। ₹रुपया आने से बैंक नोट बंद नहीं होगा, बल्कि लोगों को लेन देन का एक और साधन मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में पेपर की बचत होगी, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं उस वैकेंसी की जो शिक्षा मंत्रालय में निकली है। शिक्षा मंत्रालय में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन मंत्रालय की ही कंपनी एडिसल इंडिया द्वारा आमंत्रित किए जा रहे हैं। एडिसल इंडिया द्वारा जारी 7 नवंबर 2023 को जारी भर्ती विज्ञापन के मुताबिक SSA प्रोजेक्ट के लिए 26 कंसल्टेंट, 7 सीनियर कंसल्टेंट, 4 चीफ कंसल्टेंट और 2 प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट समेत कुल 29 पदों पर भर्ती की जानी है। तो अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो edisalindia.co.in के जरिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। बिग बॉस 17 के मेकर्स घर में कुछ जबरदस्त ट्विस्ट लाने जा रहे हैं। इनमें से कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हैं जो शो में होने वाली हैं। इस लिस्ट में एक पॉपुलर सोशल मीडिया क्वीन का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी एंट्री घर में जरूर तहलका मचाएगी। बिग बॉस 17 को लेकर पिछले कुछ समय से खबरें आ रही हैं कि शो में जल्द सोशल मीडिया पर्सनालिटी ओरी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आने वाले हैं। अब एक और अपडेट आई है। जानकारी के मुताबिक बिग बॉस के घर में ओरी के अलावा एक और एंट्री होगी, जिनका मुनव्वर फारूकी के साथ विवाद भी रह चुका है। बिग बॉस 17 बीते सीजन के मुकाबले फैंस के बीच ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन पाया है। बिग बॉस 17 से जुड़ी अपडेट शेयर करने वाले एक फैन पेज ने वाइल्ड कार्ड एंट्री अपडेट शेयर की है। खबर के अनुसार बिग बॉस 17 में जल्द ही अंजलि अरोड़ा की एंट्री होने वाली है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर अपने वायरल डांस वीडियो के लिए जानी जाती हैं। कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और काफी सुर्खियों में आई थी। अंजलि इसके अलावा कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी अब तक नजर आ चुकी हैं। अब बात करते हैं खेल जगत की। देखिए, IPL 2024 ऑक्शन को लेकर टीमों के बीच इस वक्त प्लेयर्स एक्सचेंज करने का दौर जारी है, जहां टीमें खिलाड़ियों को बदलने पर सोच विचार कर रही हैं। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को इस बीच बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने IPL 2024 में खेलने के लिए खुद की अवेलेबिलिटी नहीं बताई है। CSK ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि CSK टीम बेन स्टोक्स को रिलीज करने के बारे में पहले सोच रही थी, लेकिन खुद स्टोक्स ने इस सीजन खेलने से मना कर दिया है। तो चलिए, अब वक्त हो चला है उन 5 जवानों की कहानी जानने का जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। बलिदान हुए 5 जवानों के जीवन की कहानियां भी काफी गमगीन हैं। कोई जम्मू से था तो कोई आगरा से, किसी की 2 हफ्ते में शादी होने वाली थी तो कोई छुट्टी पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। पापा, हम नहीं देश की सेवा करेंगे तो कौन करेगा? ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता के थे। शुभम जब भी अपनी मां पुष्पा और पिता जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता को फोन करते तो उन्हें हमेशा हिम्मत देते और कहते कि अपना ध्यान जरूर रखा करो। वो हमेशा ये कहते थे कि जो आज आनी है वो डेट कल भी आएगी। शुभम हमेशा कहते थे कि मैंने आर्मी इसलिए चुनी ताकि देश की सेवा करूं, इसमें जान जाती है तो जाए। शुभम काफी खुशनुमा इंसान थे। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और काफी मजाक करते थे। शुभम जल्द ही छुट्टी पर घर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अगला जो जवान है उसका नाम है कैप्टन MV प्रांजल।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कैप्टन एम.वी. प्रांजल का पार्थिव शरीर आज बेंगलुरु पहुंचेगा। 63 राष्ट्रीय राइफल्स के 29 वर्षीय जवान ने बुधवार को राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के दौरान अपनी जान गंवा दी। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक एम वेंकटेश के बेटे प्रांजल ने अपनी स्कूली शिक्षा दक्षिण कन्नड़ जिले के सुरतकल में की थी। MRPL के दिल्ली पब्लिक स्कूल से कैप्टन प्रांजल ने पढ़ाई की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति स्काउट होने का गौरव प्राप्त किया। प्रांजल पढ़ाई में काफी तेज थे और उन्हें स्कूल में काफी होशियार भी माना जाता था। प्रांजल की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। इसी लिस्ट में अगला नाम है संजय सिंह बिष्ट का। 5 बलिदानों में से एक कुमाऊं के 28 वर्षीय संजय बिष्ट ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जाबाज संजय बचपन से ही देश सेना के लिए तत्पर था और सेना में ही भर्ती होना चाहते थे। 12वीं पास करते ही संजय साल 2012 में 19 कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गए। इसके बाद कड़ी मेहनत के बाद वो 9 पैरा की स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गए। अगली कहानी सुनिए। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और खबर आती है कि बेटा नहीं रहा। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के नगलिया गौरौला निवासी सचिन लौर शहीद हो गए। 2 हफ्ते बाद 8 दिसंबर को सचिन की शादी होनी थी और उनके बलिदान होने की खबर आ जाती है। सचिन लौर 2019 में ही सेना में भर्ती हुए थे और तब से जम्मू में तैनात थे। वो 2021 में स्पेशल फोर्स में कमांडो बने। सचिन के भाई भी नेवी में देश की सेवा कर रहे हैं। सचिन के जाने के बाद पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। इसमें अगला नाम है हवलदार अब्दुल माजिद का। पैरा कमांडो अब्दुल माजिद भी इस ऑपरेशन में शहीद हो गए। माजिद का परिवार LOC स्थित एक गांव पर रहता है। उनके घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। माजिद अब अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चे छोड़ गए हैं। माजिद के परिवार का सेना से पुराना नाता भी रहा है। उनके मौसेरे भाई नसीर भी पूंछ के तरकुंडी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। दोस्तों, वाकई इन 5 जवानों की कहानी दिल दहला देने वाली है। इनकी हिम्मत को जागरण का सलाम। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।